हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आपको कल मैंने बताया ही था कि हमारी क्लासेस वापस से एनसीईआरटी की शुरू हो चुकी हैं। तो क्लास 7 की हम ये एनसीईआरटी कर रहे हैं। क्लासेस शुरू हुई नहीं कि मेरा कुछ शुरू हो जाता है ना। इससे पहले भी काफ़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई और क्लासेस कंटिन्यू हो पाई। तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सेवार सारे ख़त्म हो चुके हैं, पढ़ाई में लग जाइए भाई। तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए। अब हम बात करते हैं काम की। तो हम भाई क्लास 7 की यहाँ पर एनसीईआरटी कर रहे हैं, जिसमें हमने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। और कल मैंने लंबे गैप के बाद आपको 10 नंबर चैप्टर आपको कंप्लीट कराया और आज हम 11 नंबर चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस बारे में सिर्फ 12 चैप्टर है, तो बस एक चैप्टर और उसके बाद हमारा ये 7th क्लास की एनसीईआरटी फिनिश हो जाएगी। उसके बाद हम 8th क्लास की एनसीईआरटी को शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमें 12th क्लास तक पढ़नी है। तो मेरा यही अब रहेगा कि मैं अब गैपिंग ना हो पाए, बाकी ऊपर वाला जाने क्या होना है क्या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। वस्तु विनिमय से मुद्रा तक ये हमारा चैप्टर है और पीछे बैकग्राउंड को इग्नोर करिएगा। चलिए, तो हम इसमें पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स का है ये। ठीक है, कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो हमारा सिविक्स से रिलेटेड था, आज हमारा ये इकोनॉमिक्स का है। तो जॉर्ज मेनार्ड कीन्स, जो कि 20वीं शताब्दी के अर्थशास्त्री हैं, उनके द्वारा एक कोट इसमें दिया हुआ है कि मुद्रा का महत्व इसलिए है क्योंकि ये वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली कड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। उसके बाद हमें इसको में क्या क्या प्रश्न मिलेंगे। तो मुद्रा प्रचलन से पहले विनिमय कैसे होता था और मुद्रा प्रचलन में क्यों आई, समय के साथ मुद्रा विभिन्न रूपों में कैसे परिवर्तित हुई। तो पिछली कक्षा में आपने अतीत के चित्रपट विषय में पढ़ा था। लोग किस प्रकार की फसलें उगाते थे, जैसे अनाज, या वे कार्लेनियन के मन के जैसी वस्तुएं कैसे बनाते थे। आपके विचार में वे इन वस्तुओं का विनिमय अपनी आवश्यकता की वस्तुओं के लिए कैसे करते होंगे। ठीक है, अब ये सोचो। अब यहाँ पर हमें एक शब्द दिया हुआ है वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली जो कि बार्टर सिस्टम कहलाती है। ये मुद्रा का प्रयोग किए बिना वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करने का एक तरीका है। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब है कि मुद्रा का आप बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करें और आप ऐसे ही वस्तु और सेवाओं को एक दूसरे से अदल बदल लें, और ये तरीका वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम कहलाता है। अब यहाँ पर एक शब्द दिया है लेन देन। लेन देन का मतलब है कि लोगों के बीच विशेष रूप से क्रय और विक्रय से संबंधित किया गया व्यवसाय। ठीक है, यानी एक ने खरीदा एक ने बेचा। वस्तुएं क्या होती हैं, तो व्यापार योग्य उत्पाद या वस्तुएं जो क्रय या विक्रय की जा सकती हैं। तो व्यापार योग्य उत्पाद यानी कि जो भी चीज़ हम बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो वो जो उत्पाद होता है वो वस्तुएं कहलाती हैं जो कि बेची और खरीदी जा सके। अब यहाँ आ गया मुद्रा। तो मुद्रा एक सामान्य साधन या माध्यम है जिसे प्रत्येक व्यक्ति स्वीकृत करता है और तथा जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के बदले में भुगतान करने या प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, उनको पहले देख लेंगे आप। तो यहाँ पे दिया है पाषाण मुद्रा या पत्थर की मुद्रा, जो चट्टान की वृहद डिस्क जिसे राई पत्थर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राई पत्थर। इसका प्रयोग प्रशांत महासागर में स्थित माइक्रोनेशिया देश में स्थित याप द्वीप में मुद्रा के रूप में किया जाता था। ठीक है, दूसरा चित्र है एज़टेक तांबे का ताजाडो। स्पेनी भाषा में इसका अर्थ है काटने वाला चाकू, स्पेनी भाषा में। ठीक है, ये मध्य मैक्सिको और मध्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में प्रयोग की जाने वाली एक प्रकार की मुद्रा थी। उसके बाद है सोलेमन द्वीप पर तेवाओ, पक्षियों के पंखों से बनी लाल पंख की कुंडली का प्रयोग मुद्रा के रूप में भी किया जाता था। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं। प्राचीन काल में लोग अपनी वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए करते थे। इस व्यवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम कहते हैं। और ये कैसे संचालित होती थी? मान लीजिए आपको एक पेंसिल की ज़रूरत है और आपके पास एक अतिरिक्त रबर है। इसी बीच पता चलता है कि आपका सहपाठी रबर लाना भूल गया, किंतु उसके पास अतिरिक्त पेंसिल है। ऐसे में आप अपने अतिरिक्त रबर का विनिमय अपने सहपाठी की अतिरिक्त पेंसिल के साथ कर सकते हैं। क्या इससे आपकी और आपके सहपाठी की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती? इस तरीके से वस्तु विनिमय प्रणाली संचालित होती है।
आज हम वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए सिक्कों और नोटों का प्रयोग करते हैं। लोग इस तरह के लेन देन के लिए अपने मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर का भी प्रयोग करते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली लेन देन का सबसे प्रारंभिक रूप था। इसके विश्व में कई प्रमाण मिले हैं। उस समय लोग विनिमय के लिए कौड़ी, कवच, नमक, चाय पत्ती, तंबाकू, कपड़ा, पशुधन, गाय, बकरी, घोड़े, भेड़, बीज आदि जैसी वस्तुओं का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चीज़ें देखी। अब हमें मुद्रा की आवश्यकता क्यों है? तो कल्पना कीजिए कि आप एक किसान हैं और जहाँ आप रहते हैं वहाँ के लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते हैं। आपको यहाँ अनेक प्रकार की वस्तुओं की ज़रूरत है, जैसे एक जोड़ी नए जूते, नए स्वेटर, अपनी दादी के लिए दवाइयाँ, परंतु आपके पास देने के लिए केवल एक बैल है। इस बैल का विनिमय करके आप कैसे विभिन्न प्रकार की आवश्यक वस्तुओं को विभिन्न लोगों और स्थानों से प्राप्त करेंगे? इसमें आपको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? सबसे पहले आपको किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसे बैल की आवश्यकता हो। बैल को केवल एक जोड़ी जूतों के लिए बदलना संभवतः उचित विनिमय नहीं होगा। आपको इसके लिए बहुत सारे विनियमों या आदान प्रदान की श्रृंखला से गुजरना पड़ेगा। उदाहरण के लिए पहले किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो आपको बैल के बदले कई बोरे गेहूं दे सके। फिर आपको वो सारा गेहूं कई स्थानों पर ले जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो जूतों के बदले गेहूं का कुछ भाग लेने को तैयार हो। फिर दूसरा व्यक्ति स्वेटर के लिए तथा अन्य कोई और दवाइयों के लिए। हर लेन देन में ये तय करना कठिन होगा कि जूते या स्वेटर के बदले गेहूं की कितनी मात्रा उचित रहेगी। दोनों पक्षों को तैयार करने के लिए लंबी बातचीत करनी पड़ेगी, इसलिए हमें मुद्रा की ज़रूरत है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते, ये प्रोसीजर बहुत लंबा होता था और इसमें पहले इसीलिए लोग नहीं कर पाते थे, क्योंकि लोग करते थे उनको मतलब नुकसान ही होता था ना। कैसे आप करोगे कि कितना किसमें कितना देना है? एक बैल में आपको स्वेटर भी लेना है, आपको दवाई भी लेनी है, आपको जूते भी लेने हैं। तो आपको बेचे हुए गेहूं के बोरे उठाकर किसी ऐसे स्थान पर रखने पड़ेंगे जहां उसका सुरक्षित भंडार किया जा सके। अगली बार जब आपको कुछ खरीदना होगा तो आपको फिर से गेहूं के बोरों को ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर दी गई स्थिति में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? कल्पना कीजिए कि किसान की कहानी में वह कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ लेता है जो उसके बैल के बदले उसे एक जोड़ी नए जूते, एक स्वेटर और दवाइयाँ देने को तैयार हो। क्या आप सोचते हैं कि ऐसी स्थिति आसानी से बन सकती है? ठीक किसान की तरह वस्तु विनिमय प्रणाली पर निर्भर व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में विनिमय करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। उन्हें ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ता होगा जो ठीक वही वस्तु चाहता है जिसे वे देना चाहते हैं, और बदले में वो व्यक्ति ठीक वही वस्तु दे सके जिसकी उन्हें आवश्यकता है। इस स्थिति को आवश्यकताओं का द्विसंयोग यानी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहा जाता है। अगर मान लें कि दो व्यक्ति एक दूसरे की वस्तुएं चाहते हैं और विनिमय के लिए तैयार भी हों, तो भी अन्य समस्याएं आ सकती है। उदाहरण के लिए ये तय करना कि कितने अनुपात में दोनों वस्तुओं का विनिमय किया जाए। ऐसे मामलों में एक वस्तु की मूल्य की तुलना दूसरी वस्तु के मूल्य से करना कठिन हो जाता है। अगर किसी एक व्यक्ति को लगता है कि ये विनिमय उसके लिए लाभकारी नहीं है, तो वो विनिमय में रुचि नहीं रखेगा। इसका कारण ये है कि वहाँ मूल्य का कोई सामान्य मानक माप उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ पे आवश्यकताओं का द्विसंयोग मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक आर्थिक अवधारणा है जो उस स्थिति को दर्शाती है जहाँ एक व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु होती है जिसकी दूसरे व्यक्ति को आवश्यकता और वे इसे सीधे विनिमय मूल्य का सामान्य मानक माप कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। तो ये मूल्य का एक ऐसा मानक माप है जिस पर सभी सहमत होते हैं। ये लेन देन में सहायक होता है और वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को अर्थव्यवस्था में निर्धारित करता है। ठीक है, विभाज्यता क्या होती है? डिविजिबिलिटी, किसी वस्तु या सामग्री की वो क्षमता जिससे वो टुकड़ों या भागों में विभाजित हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सारे वर्ड देख लेते हैं पहले। सुवाहकता, पोर्टेबिलिटी, किसी वस्तु या सामग्री को सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की समर्थता। ठीक है, टिकाऊपन यानी कि ड्यूरेबिलिटी, किसी वस्तु अथवा सामग्री का वह गुण जो उसे टिकने और क्षति सहने की क्षमता प्रदान करता है जिसके कारण वो लंबे समय तक संग्रहित की जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको पढ़ लेते हैं। तो अगर मान लें कि यहाँ तक हमने पढ़ लिया ना, उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं
आप बैल का कुछ हिस्सा स्वेटर के लिए विनिमय नहीं कर सकते। ये विभाज्यता यानी कि डिविजिबिलिटी की समस्या है। बैल को सभी स्थानों पर ले जाना कठिन है। ये सुहाग्रता यानी कि पोर्टेबिलिटी की समस्या है। आप गेहूं के बदले बैल का विनिमय करके कुछ हद तक इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, किंतु गेहूं को अधिक समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि गेहूं या तो सड़ सकता है या फिर इसे चूहे खा सकते हैं। इस तरह टिकाऊपन यानी कि ड्यूरेबिलिटी की समस्या भी उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। एक सेकेंड। हालांकि मुद्रा ने संपूर्ण विश्व में पारंपरिक वस्तु विनिमय प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया, परंतु आज भी कुछ स्थानों पर इस प्रणाली का प्रचलन है। उनमें से एक है जोन बोल मेला। असमी भाषा में जोन का अर्थ चांद और बोल का अर्थ आर्द्र भूमि होता है, जो समय के मोरीगांव जिले में एक 3 दिवसीय वार्षिक सामाजिक सांस्कृतिक मेला है। रोचक बात यह है कि यह मेला अग्नि पूजा से शुरू होता है, जिसमें सार्वभौमिक कल्याण हेतु प्रार्थना की जाती है। ठीक है, 15वीं शताब्दी के आरंभ में असम और मेघालय की तिवा, कार्बी, खासी और जैंतिया जनजातियों के समुदायों के प्रमुख प्रतिवर्ष राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए एकत्रित होते थे। इन जनजातियों के सदस्यों के द्वारा इस आयोजन के समय एकत्रित होने के कारण इस आयोजन ने मेले का रूप ले लिया, जहां लोग अपने उत्पादों को लेकर एक दूसरे के उत्पाद के साथ विनिमय करने लगे। ये आज भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम बना हुआ है। यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रातःकाल ही शुरू हो जाता है, जिसमें स्थानीय उत्पाद जैसे कि कंदमूल, सब्जियां, फल, जड़ी बूटियां और मसालों का लेन देन होता है। मेले में हस्तनिर्मित वस्तुएं और कलाकृतियां भी देखने को मिलती हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों के जंगलों से प्राप्त प्राकृतिक सामग्रियों से बनाई जाती हैं। ठीक है, इन वस्तुओं का प्रायः देश के मैदानी क्षेत्र से आए व्यक्तियों के द्वारा निर्मित चावल के पीठा यानी कि राइस केक और अन्य खाद्य वस्तुओं के बदले में आदान प्रदान किया जाता है, जिन्हें पहाड़ी स्थानों पर उगाया नहीं जा सकता। अब हम यहाँ पे पुस्तक विनिमय देखेंगे। ऐसे मनोरंजन क्लब की कल्पना कीजिए जहां आप मित्रों के साथ अपनी पुरानी पुस्तकें बदल सकें। ये कहानी का एक खजाना ढूंढने जैसे है। आप अपनी पढ़ी हुई पुस्तकों के बदले पुस्तकों के बड़े संग्रह में से नई पुस्तक चुन सकेंगे। उदाहरण के लिए आप अपनी जंगल की रोमांचक कहानी की पुस्तक को किसी मित्र की रहस्यमयी कहानी की पुस्तक से बदल सकते हैं। ये बिना कोई मुद्रा व्यय किए नई पुस्तक पढ़ने का एक रोचक तरीका है। पुराने कपड़ों के बदले नए बर्तन लेना, इसका एक आम उदाहरण है। ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इस व्यवस्था में एक विक्रेता घर घर जाता है और परिवार वालों को उनके पुराने उपयोग किए गए कपड़ों के बदले में नए बर्तन अथवा अन्य घरेलू सामान देता है। ये विनिमय दोनों पक्षों के लिए लाभदायक है। इस तरह परिवार से अनावश्यक वस्तुएं चली जाती हैं और इसके बदले में विक्रेता को ऐसी वस्तुएं मिल जाती हैं जिन्हें वो फिर से बेच सकता है, पुनः प्रयुक्त कर सकता है या फिर उसका पुनर्चक्रण कर सकता है। 0 लिखो यहाँ पे, इसको सही से लिखो। सब ठीक से बनाओ। चलो क्या बताऊं, बीच में डिस्टर्बेंस तो जितना मैं सोचूं डिस्टर्बेंस ना हो उतना ही होता है। ये क्या ही बोल सकती हूँ मैं। पहले दिए गए चित्रणों से वस्तु विनिमय प्रणाली के कुछ तरीके दर्शाए गए। क्या आपने इस क्षेत्र में, चलो इसको छोड़ते हैं बच्चों के लिए। नीचे है मुद्रा के मूलभूत कार्य। तो कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे विनिमय की जाने वाली वस्तुओं के प्रकार और संख्या बढ़ने लगी और वस्तु विनिमय सुदूर क्षेत्रों तक होने लगा, ये स्पष्ट हो गया कि अब एक अलग प्रणाली की आवश्यकता है। एक सामान्य विनिमय माध्यम ही व्यापार को आसान बनाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार मुद्रा अस्तित्व में है। जैसे जैसे अधिक से अधिक व्यक्ति इसे वस्तु और सेवाओं के लेन देन में प्रयोग करने लगे, ये भुगतान की एक स्वीकृत विधि बन गई। जैसा कि हमने किसान की कहानी में देखा कि वो गेहूं का संग्रहण अधिक समय तक नहीं कर सका, क्योंकि या तो गेहूं सड़ जाते हैं या उसे चूहे खा जाते हैं। अगर किसान गेहूं की जगह मुद्रा के माध्यम से विनिमय करता तो वो मुद्रा को अधिक लंबे समय तक रख पाता और आगे भी उसमें क्रय कर पाता। इस प्रकार मुद्रा मूल्य के संग्रहण, स्टोर ऑफ वैल्यू का कार्य करता है, जिसे बाद में प्रयोग किया जा सकता है ना। ये कितना रोचक है। मुद्रा एक सामान्य अंकित मूल्य के रूप में भी काम करती है, जिसके द्वारा वस्तु और सेवाओं के मूल्य को मापा जाता है और उनके मूल्य की तुलना करना संभव होता है। उदाहरण के लिए आपके माता पिता दुकानदार से विभिन्न प्रकार के उत्पादों को खरीदने के लिए मुद्रा का प्रयोग करते हैं। ये मुद्रा दुकानदार के द्वारा उसके श्रमिकों को वेतन देने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। श्रमिक इसी के माध्यम से अपनी प्रतिदिन की आवश्यक वस्तुएं एवं अन्य वस्तुएं खरीदते हैं और अपने बच्चों के विद्यालय की फीस भरते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस तरह से चित्र दिया हुआ है। ठीक है, आइए विचार करें।
मान लीजिए कि आपको एक पुस्तक खरीदनी है आपकी जेब में, अतः मुद्रा को भविष्य में भुगतान करने के एक माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया, जिससे यह स्थगित भुगतान का एक मानक बन गया। ठीक है, सिक्के ढालना, मीटिंग। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जिसके द्वारा सिक्कों का उत्पाद किया जाता है, सिक्के ढालने यानी मिंट का संदर्भ उस विनिर्माण सुविधा से है जिसके द्वारा सिक्कों का उत्पादन किया जाता है और जिनका प्रयोग राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में किया जाता है। सिक्का प्रणाली, जैसे कि आप समय रेखा में देख सकते हैं कि सिक्के मुद्रा के सबसे प्राचीन रूपों में से एक हैं। उस समय में शासक सिक्के जारी करते थे और नागरिकों के द्वारा अपने अपने राज्य में लेन देन में प्रयोग में लाए जाते थे। इस प्रकार विभिन्न साम्राज्यों की अपनी सिक्का प्रणाली होती होगी। सिक्के ढालना और सिक्के जारी करना पूर्णतः शासकों के द्वारा नियंत्रित था। समय के साथ शक्तिशाली शासकों के सिक्के उनके अपने राज्य के अलावा अन्य राज्यों में भी स्वीकृत होने लगे। इससे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में व्यापार सुगम हुआ। मिश्र धातु क्या है? ऐसी धातु जो दो या दो से अधिक धातु तत्वों के मिश्रण से बनती है या सिक्कों को सशक्त बनाती है। सिक्के महंगी धातुओं जैसे कि सोना, चांदी और तांबा अथवा उनकी मिश्र धातु से बनाए जाते थे। उन्हें करशापण या पण कहा जाता था। उन पर चिन्ह अंकित होता था जिसे रूपा कहा जाता था। क्या ये शब्द वर्तमान भारत में मुद्रा के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द से मिलता जुलता नहीं है? तो बिल्कुल मिलता जुलता है भैया। तो यहाँ पर हम एक भारत में मुद्रा का विकास एक विस्तृत समय रेखा देख रहे हैं। चलिए देख लेते हैं इसको थोड़ा छोटा करके। तो यहाँ पे देखो वस्तु विनिमय 6000 सामान्य संवत पूर्व में आप वस्तु विनिमय ऐसे होता था हाथ से, ठीक है, इधर से उधर। उसके बाद हम जब 1000 सामान्य संवत पूर्व पहुँचे तो कौड़ी चलती रही थी उस समय। फिर उसके बाद 600 सामान्य संवत पूर्व में हम धातु सिक्के जैसे लोहे, चांदी, सोने और तांबे के सिक्के साथ साथ कौड़ी भी चल रही थी। ठीक है, उसके बाद जब हम फिर सरकारी कागजी मुद्रा भी आई है। यहाँ पर देख सकते हो 1861 के समय पर सरकारी कागजी मुद्रा आ गई। 1980 में आप देख सकते हो डिजिटल मुद्रा आ गई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आ गए। 2016 में यूपीआई आ गया। ठीक है, तो इसे अनदेखा ना करें। ठीक है, तो क्या ये रोचक नहीं है कि पण शब्द के लिए आज भी तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में पण और कन्नड़ में हड़ का प्रयोग किया जाता है। चांदी और तांबे की मिश्र धातु से सिक्के ढाले जाते थे। वर्तमान में हम जिन सिक्कों का प्रयोग करते हैं वे भी अधिकतर लोहे की मिश्र धातु से बने होते हैं, जिनमें अन्य पदार्थ जैसे कि क्रोमियम, सिलिकॉन और कार्बन का सटीक अनुपात होता है। आपको मिश्र धातु के बारे में अधिक जानकारी विज्ञान विषय के अध्यायों में मिलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राचीन समय में सिक्के के दो पहलुओं, सिक्के के शीर्ष आवर्स या मुख्य चित्र और पृष्ठ रिवर्स या पट पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह और आकृतियां उकेरी जाती थी। इनमें प्राकृतिक आकृतियां जैसे कि जानवर, वृक्ष, पहाड़ और उस समय के राजा रानी और देवी देवताओं की छवियां सम्मिलित होती थी। उदाहरण के लिए चालुक्य राजवंश के सिक्कों पर एक तरफ वराह की प्रतिमा, विष्णु अवतार और दूसरी तरफ सजाया गया त्रिस्तरीय छत्र अंकित होता था। इस पे करो ये वाला, शांत रहो इसलिए बोल रही हूँ मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो कल्याण के चालुक्य सिक्का प्रणाली में वराह, विष्णु अवतार और राजसीय छत्र है। और चांदी के सिक्के पर दर्शाया गया चोल जो कि 850 से 1269 तक सामान्य संवत है। राज चिन्ह का प्रतीक है बाघ। ठीक है, दर्शाए गए सिक्के तमिलनाडु में स्थित पुडुकोट्टई में उत्खनन के समय मिले। उनके शीर्ष पर रोमन राजाओं की आकृति उकेरी गई। इस तरह की जानकारियों के द्वारा हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो पुडुकोट्टई भारत में उत्खनन के समय मिले ग्रीक स्वर्ण सिक्के हैं और सिक्कों के प्रयोग से भारत को विश्व में समुद्री व्यापार बढ़ाने में सहायता मिली। उदाहरण के लिए केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों में सिक्के मिले हैं। ये दक्षिण भारत की विश्व के अन्य भागों से जुड़ी व्यापारिक गतिविधियों को दर्शाता है और इस जानकारी से विद्वान ये निष्कर्ष निकालते हैं कि उस समय व्यापार भारत के पक्ष में था। अब यहाँ पे देखो इसे अनदेखा ना करे दिया हुआ है। 1 आना रुपए के 1/16वें भाग के बराबर होता है। 1947 में 1 आने से 1 दर्जन केले खरीदे जा सकते थे। ठीक है, 1918 में ये 1/2 आना आया, 1/4 आना 1943 में आया, फिर 1 पैसा 1945 में आया। तो वर्तमान में हम देखते हैं कि विभिन्न अंकित मूल्यों के लिए अलग अलग आकार के सिक्के हैं और प्रत्येक सिक्के पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया। देश के महत्वपूर्ण
आयोजकों के उपलक्ष्य में विशेष स्मृति चिन्ह के रूप में सिक्के भी ढाले जाते हैं। भारत सरकार ने 2010 में चिन्ह को स्वीकृति दी और ये चिन्ह कैसा था? र बना हुआ है ना, आप देख सकते हो, 2 डंडियों वाला। हाँ भाई, इतना डिस्टर्बेंस है कि हम क्या ही बताएं, इसलिए। और कभी कभी ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी मुंबई के उदय कुमार के द्वारा डिज़ाइन किया गया था ये। और ये चिन्ह देवनागरी लिपि के रा और रोमन अक्षर आर का मिश्रण है, जिसमें ऊपर की ओर 2 समांतर क्षैतिज रेखाएं हैं, राष्ट्रीय ध्वज का प्रतिनिधित्व करती हैं और बराबर चिन्ह का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, तो ये भाई कहाँ से मिला हमें? तो ये मिला है, डिज़ाइन किसने किया? तो मुंबई के उदय कुमार द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जो कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के थे। ठीक है, और आगे देखते हैं वर्तमान सिक्का प्रणाली देख लो आप। और 2021 में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक प्रतीकात्मक सिक्का 20 रुपये का जो है वो जारी किया गया। ठीक है, जैसे कि ऊपर चर्चा की गई है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में गैर धातु मुद्रा का प्रयोग होता था। ठीक है, सिक्का प्रणाली में धातु मुद्रा के प्रयोग ने कालांतर में मुद्रा के अन्य रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। रखो एक सेकेंड। आपके विचार में क्या हुआ होगा जब सिक्कों का प्रयोग हर प्रकार के लेन देन के लिए शुरू हुआ होगा, चाहे वो सब्जियां हो, ज़मीन खरीदना हो, ऐसी क्या समस्या उत्पन्न हुई होंगी? आप कल्पना कर सकते हैं कि बड़ी मात्रा में सिक्के ले जाना कठिन होता होगा। सिक्कों को संग्रहित करना भी एक समस्या बन गई होगी। कागजी मुद्रा के प्रयोग में आने से अन्य उपयुक्त विकल्पों की खोज समाप्त हो गई होगी। कागजी मुद्रा या करेंसी पहली बार चीन में प्रयोग की गई और भारत में इसे 18वीं शताब्दी के अंत में प्रयोग में लाया गया था। ठीक है, तो हमें ये चीज़ पता चली कि कागजी मुद्रा यानी कि करेंसी जो है वो पहली बार चीन में प्रयोग की गई थी और भारत ने इसे 18वीं शताब्दी में यूज़ किया। ठीक है, तो बैंक ऑफ बंगाल एक मुखी नोट बाएं और बैंक ऑफ बॉम्बे का 10 रुपये का नोट है दाएं। ठीक है, सिक्कों का प्रयोग सामान्यतः छोटे मूल्यों के लिए, जबकि कागजी मुद्रा का प्रयोग बड़े मूल्यों के लेन देन हेतु किया जाता है। आजकल जो मुद्रा आप अधिकतर देखते हैं इस प्रकार की दिखती है ना, 50 रुपये का नोट, और उसके बाद है ये आपका देखो 50 रुपये के नोट में हम्पी का चित्र दिया हुआ है। 100 रुपये के नोट में है ना आपका ये रानी की वाव दी हुई है, तो वर्तमान कागजी मुद्रा है। 50 और 100 रुपये के नोटों को देखिए, क्या आप नोटों के पृष्ठभाग पर दिखाई गई भारत की सांस्कृतिक विरासत से संबंधित आकृतियों को पहचान पा रहे हैं? इनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। नोटों की सतह को छूकर महसूस कीजिए तथा दृष्टिबाधित लोगों के लिए नोटों पर अंकित मूल्य को पहचानने हेतु कोई विशेष लक्षण है? इस अध्याय में हमने पहले पढ़ा कि प्राचीन काल में सिक्के शासकों के द्वारा जारी किए जाते थे। वर्तमान में भारत में हमारे पास एक केंद्रीय प्राधिकरण है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है और ये मुद्रा जारी करने को नियंत्रित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा किसी अन्य के लिए मुद्रा जारी करना वैधानिक नहीं है। मुद्रा के नए रूप, तो समय के साथ साथ तकनीकी प्रगति के कारण वर्तमान में मुद्रा के अन्य रूपों का प्रयोग होने लगा है। आइए इनमें से कुछ को समझते हैं। कृष्णप्पा एक ठेले का मौसमी फल भेजते हैं। अपने ठेले पर रंग बिरंगे फलों को साफ सुथरे ढंग से सजाने के साथ साथ एक छोटा सा कार्ड रखते हैं जिसमें QR कोड होता है। अनेक ग्राहक अपने मोबाइल फोन से QR कोड को स्कैन करते हैं और क्रय के लिए डिजिटल भुगतान करते हैं। फिर ये भुगतान सीधे कृष्णप्पा के बैंक खाते में चला जाता है। ठीक है, अब ये QR कोड क्या है? तो ये क्विक रिस्पॉन्स कोड है। ये काले और सफ़ेद वर्गों का संग्रह है जो स्मार्टफोन और QR कोड स्कैनर जैसे उपकरणों के द्वारा पढ़ा जा सकता है। इसमें प्राप्तकर्ता के बैंक खाते के बारे में जानकारी होती है और ये मौद्रिक लेन देन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मुद्रा के मूर्त रूपों जैसे कि सिक्कों और कागजी नोटों के अलावा मुद्रा ने ऐसे अमूर्त रूप ले लिए जिनमें हम ना छू सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। इसे डिजिटल मुद्रा कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में होती है। क्या आपने अपने आसपास के अन्य सिक्कों को नोटों का प्रयोग किए बिना भुगतान करने या भुगतान प्राप्त करते हुए देखा है? भुगतान के विभिन्न तरीकों जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये कुछ तो है ना, नेट बैंकिंग, UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का भी लेन देन के प्रयोग किया जाता है।
ये प्रणाली मुद्रा को सीधे एक व्यक्ति के बैंक खाते से दूसरे के खाते में स्थानांतरित करती है। आप मौद्रिक लेन देन के इन आधुनिक तरीकों के बारे में आगे और भी जानेंगे। मैचिंग करो यहाँ पे। आगे बढ़ने से पहले, मुद्रा के अस्तित्व में आने से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। विनिमय को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाओं ने विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा के विकास को प्रेरित किया। समय के साथ साथ मुद्रा के अन्य रूप विकसित हुए, जैसे कवच, सिक्के और कागजी मुद्रा। ये विकास निरंतर चल रहा है क्योंकि हम भुगतान करने और प्राप्त करने के नए और आसान तरीके सृजित कर रहे हैं, जिसमें चित्र में दिखाया गया QR कोड भी सम्मिलित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। तो आज बहुत सारा डिस्टर्बेंस हुआ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो अब हम कल इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, कोशिश करेंगे डिस्टर्बेंस ना हो। आज मेरा बेटा बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब कर रहा है। तो स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और हम इसका चैप्टर नंबर 12 कल पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।